हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चमत्कारी दोस्त। यह बेड टाइम स्टोरी एक है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मोरल स्टोरी इन हिंदी या हिंदी फेरी टेल्स सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। रामपुर के नजदीक नागल नामक गांव में सोनू, मोहित और अभिषेक नाम के 3 लड़के रहते थे। शहर की भागदौड़ से कोसों दूर घनघोर जंगल को पार करते हुए गांव तक पहुंचने की पगडंडी जाती थी। सोनू गांव में एक कुम्हार का बेटा था, जबकि अभिषेक के पैदा होने के 3 साल बाद उसके माता पिता बकरी चराते वक्त जानवर के हमले से गुजर गए थे। तब अनाथ हो चुके 3 साल के अभिषेक को मोहित के घरवालों ने पाला था। मोहित गांव के ही जमींदार का बेटा था। बड़ा होने पर अभिषेक बकरियों को संभालने लगा और अपने माता पिता के बनाए झोपड़ी में वापस रहने लगा। अभिषेक, अंधेरा होने से पहले ही खाना बनाकर रख लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। बचपन से ही सोनू अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में उनका सहयोग करता आया था। साथ ही उसने अपने पिता से बर्तन बनाना भी सीख लिया। सोनू, पिताजी देखिए तो जरा, ये सही बनी है ना? सोनू के पिता, हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तू तो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता है। सोनू, तेरे हाथ में तो जादू है। तेरे हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन लोहे की तरह इतने सख्त बनते हैं कि कितनी भी ऊंचाई से गिर जाए पर टूटते नहीं हैं। हाँ, ये तो तुझे वरदान है भैया, वरदाना। सोनू के हाथ में ऐसा क्या जादू था, ये तो सोनू भी नहीं जानता था। पर उसके इस जादू से वो अच्छे खासे बर्तन का व्यापार कर लेता था। आदमी और सोनू बेटा, पता है, कल मेरे मुन्ना ने गुस्से में मटकी को जमीन पर फेंक दिया। मुझे तो लगा मटकी टूट गई होगी, मगर मटकी तो एकदम सही सलामत थी भाई। फिर याद आया, ये मटकी तो तूने बनाई है। अरे भाई, इतनी जल्दी कैसे टूटेगी ये? सोनू, धन्यवाद चाचा जी, वैसे कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। आदमी, हाँ हाँ, जरूर जरूर भैया, जरूर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गांव में बेहद शांति रहती थी। अभिषेक अपने माता पिता की ही तरह जंगलों में अपनी बकरियों को चराने लेकर जाता था। अभिषेक जानवर की दहाड़ को कोसों दूर से सुनकर महसूस कर सकता था। बकरियां चराते हुए अभिषेक को बहुत दूर से बाघ के दौड़ने की आवाज आ जाती। अभिषेक, अरे, ये बाघ तो दौड़ता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है। जल्दी बकरियों को लेकर यहाँ से भागना होगा। जल्दी अभिषेक अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आता है। इस तरह अभिषेक ने अपनी बकरियों को उस बाघ के हमले से बचा लिया। अभिषेक, बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया। मोहित गांव के जमींदार का बेटा था, इसलिए गांव में उसे हर कोई पहचानता था और उसकी किसी भी शरारत पर उसे माफ कर दिया जाता था। अभिषेक भाई, तू भी आम तोड़ने आ गया? हमें कोई देख लेगा तो बहुत सुनाएगा। कह रहा हूँ मोहित, अभी आ रहा हूँ, थोड़े आम तो तोड़ लूं। बचपन से ही मोहित के पैरों में एक ऐसी पकड़ बनी हुई थी जिसकी बदौलत वह मिनटों में ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लाता था। अभिषेक भाई, जल्दी नीचे आ, कोई आ रहा है। मोहित फटाक से पेड़ के नीचे उतरता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। नागल गांव घनघोर जंगल के करीब था, इस वजह से खतरनाक जंगली जानवर अक्सर गांव तक आ जाया करते थे। लेकिन काफी हफ्तों से कोई भी जंगली जानवरों के दिखाई देने की खबर नहीं सुनाई दे रही थी। अभिषेक, इन बकरियों को घुमा कर लाता हूँ, वरना ये चैन से बैठने भी नहीं देंगी। अभिषेक, चल अब चुप हो जा, लेकर चल रहा हूँ। बकरियां चराते हुए अभिषेक को एक मरे हुए हाथी का शव जंगल में नजर आया, जिस पर काफी बड़े और धारदार पंजे के निशान थे। अभिषेक, अरे, इतनी बेरहमी से किसने इस हाथी को मारा है? इसके शरीर पर जैसे निशान हैं,
उससे तो यही लग रहा है कि जैसे ये किसी जानवर के पंजे के निशान नहीं। जरूर कोई और बात। अभिषेक ने आवाज महसूस करने की कोशिश की तो उसे दूर पहाड़ों के पास से रहस्यमय आवाज सुनाई दी। अभिषेक को होने वाली किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। वह दौड़कर वापस गांव की तरफ भागा और सीधा मोहित के पास आया। अभिषेक भाई, गजब की कयामत देख कर आ रहा हूँ। मरे हुए हाथी पर बड़े से पंजे के निशान हैं जो किसी जानवर के भी नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ जैसा इंसान उस हाथी की अंतड़ियां नोच दिया हो। मोहित, क्या तुझे ये सब कैसे मालूम कि वो निशान किसी जंगली जानवर के नहीं है बल्कि इंसान के हैं? अभिषेक भाई, मैंने अपने कानों से उस आवाज को सुनकर महसूस किया। मोहित जानता था कि अभिषेक के सुनने की शक्ति कभी धोखा नहीं खा सकती। मोहित, अच्छा ऐसा है, फिर चलो चलकर देखते हैं। अभिषेक, अभी इस वक्त? थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा। मोहित, कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं, देख कर आते हैं। डरने से कुछ नहीं होने वाला। जंगल घना था, इस वजह से दूर तक देख पाना संभव नहीं था, पर नदी के पास ही एक ऊंचा शीशम का पेड़ था जो पहाड़ के उस तरफ चोटी से लगा हुआ था, जिसके ठीक दूसरी तरफ के पहाड़ों से वो रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। मोहित, इस पर चढ़कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दूसरी तरफ वाली पहाड़ी पर क्या चल रहा है। अभिषेक, मोहित भाई, आप ही हो हनुमान। हमने पेड़ों पर चढ़कर आम नहीं तोड़ा है। मोहित, ठीक है, मैं देखकर आता हूँ। मोहित तुरंत ही पूरी फुर्ती से शीशम से होते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। चोटी पर चढ़ते ही मोहित की आंखें भौचक्की रह गई। मोहित भाई, सच में कयामत आने वाली है। अभिषेक, ऐसा क्या देख लिया? मोहित, दूसरी तरफ एक पहाड़ जैसा वन राक्षस अजगर नोच कर खा रहा है। अभिषेक, मैंने पहले ही बताया था उस आवाज के बारे में। चलो अब वापस चलो, गांव वालों को बताते हैं। जंगल से गांव की तरफ वापस जाते वक्त पूरा अंधेरा हो चुका था। गांव तक ले जाने वाली पगडंडियां ठीक से दिखाई देना बंद हो गई थी। अचानक ही मोहित और अभिषेक रास्ता भटक गए। अभिषेक भाई, अंधेरा हो गया है और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। मोहित, हाँ भाई, मुझे भी ये पगडंडी अनजानी सी लग रही है। लग रहा है हम रास्ता भटक गए हैं। दोनों अपनी जगह पर रुककर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक उन्हें रोशनी दिखाई पड़ी। अभिषेक भाई, उस तरफ देखो, रोशनी सी नजर आ रही है। चलो, वहाँ लग रहा है कोई है, उससे मदद मांगते हैं। मोहित, हाँ चलो, उस तरफ चलो। रोशनी दोनों को जंगल में एक झोपड़ी तक ले गई, जहां उन्हें एक वृद्ध फकीर नजर आया। फकीर, आओ बच्चों, मैंने ही तुम्हारा रास्ता बदला है यहाँ तक लाने के लिए। मोहित और अभिषेक उस बूढ़े फकीर को देख हैरान रह गए। फकीर, घबराओ मत बच्चों, सब नियति का लिखा हुआ है। मेरा यहाँ आना और तुम दोनों को यहाँ बुलाना, बस मुझे इतना बताओ कि तुमने पहाड़ी पर क्या देखा। मोहित और अभिषेक ये समझ चुके थे कि फकीर बाबा से उस वन राक्षस का जरूर कोई संबंध है। मोहित और अभिषेक ने पूरी कहानी उस फकीर को बताई। फकीर, मुझे सब मालूम है बच्चों, वो मेरी ही शक्तियों से बनाई हुई औलाद है और जल्दी ही उसे खत्म नहीं किया गया तो वो इस जंगल के जानवरों के साथ साथ आसपास के सारे गांव और शहरों का सर्वनाश कर देगा। मोहित, तो यहाँ आपने हमें क्यों बुलाया है बाबा, और हम क्या कर सकते हैं? फकीर, इसके लिए तुम दोनों नहीं, तुम तीनों ही इस वन राक्षस को खत्म कर सकते हो। मोहित, लेकिन बाबा हम तो दो हैं। ये तीसरा कौन है बाबा? फकीर, तीसरा तुम्हें तुम्हारे नागल गांव में ही मिल जाएगा, जाओ जाकर खोज करो। मोहित, लेकिन उस वन राक्षस को खत्म करने का उपाय क्या है? बाबा ने पोटली में मिट्टी उन्हें दी। फकीर, वो किसी भी खंजर या तलवार से नहीं मरने वाला,
उस राक्षस के माथे पर एक छेद है जिसमें इस मिट्टी से बना हुआ खंजर घोंपना होगा। उसके अंत का एकमात्र उपाय यही है। बाबा ने मोहित और अभिषेक को उनके गांव तक पहुंचने का रास्ता दिखाया और दोनों यही सोचते हुए अपने गांव पहुंच गए कि आखिर वो तीसरा कौन है जो कुमारने में हमारी मदद करेगा। सोचते सोचते दोनों नागल गांव पहुंच गए। अभिषेक, भाई मुझे नींद नहीं आने वाली है आज रात। मोहित, हाँ भाई, चलो मंदिर पर बैठकर इस मसले का कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। रात काफी हो चुकी थी। मंदिर के पुजारी को मंदिर के पास किसी के होने की भनक लगी और नजदीक जाकर देखा तो अभिषेक और मोहित उन्हें बैठे हुए मिले। पुजारी, बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? अभिषेक ने पुजारी के आगे पहाड़ी से लेकर फकीर की बात बताई। साथ ही उस फकीर बाबा द्वारा दी गई मिट्टी को भी पुजारी के सामने रख दिया। पुजारी, गांव के कुम्हार का बेटा सोनू बड़े ही मजबूत बर्तन बनाता है। उसके बनाए हुए मटके ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं टूटते। भगवान जाने कौन सी शक्ति है उसके हाथों में जो मिट्टी भी लोहे की तरह सख्त बना देता है। अभिषेक, आप कहना क्या चाहते हैं? पुजारी जी, पुजारी, जाओ उसको कुम्हार के बेटे सोनू से इस मिट्टी का एक धारदार चाकू बनवा लो जिसकी नोक इतनी तेज हो कि पहले ही वार में राक्षस सचेत हो जाए। मोहित, उस तक तो मैं पहाड़ी चढ़कर पहुंच जाऊंगा, पर अगर वो मुझ पर हमला कर देगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। पुजारी, अगर वो हाथी जैसे जानवर को मारकर खत्म कर रहा है, मतलब वो दिन में जागता है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो रात में अपनी थकान मिटाने को सोता जरूर होगा। आधी रात में उस वन राक्षस को मारने की कोशिश की जा सकती है। अभिषेक को जंगल के फकीर बाबा के बताए तीसरे इंसान का भी पता चल चुका था। दोनों ने रात में ही जग्गी के पास पहुंचकर उसे पूरी बात बताई और उसे फकीर बाबा के दिए हुए मिट्टी का हथियार बनाने को राजी किया। सोनू, भाई बना लूंगा मैं हथियार, पर इसे सूखने में कल दोपहर हो जाएगी। मोहित, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों कल रात में जाएंगे। सोनू, दोनों नहीं तीनों, मैं आप दोनों के साथ चलूंगा। ये गांव मेरा भी है। दोनों ने दो से भले तीन बनकर दो मोहित को भी अपनी इस मुहिम में साथ ले लिया। अगली रात पहाड़ी के नजदीक पहुंचते ही अभिषेक ने वन राक्षस के खर्राटों की आवाज को महसूस कर लिया। 24 घंटे में सूखकर सख्त मिट्टी का हथियार भी तैयार हो चुका था। मोहित ने हिम्मत करके वन राक्षस की पहाड़ी पर पेड़ों के सहारे चढ़ाई कर दी। सोनू, भाई, मैं चलूंगा पहाड़ी पर, तुम अकेले मत जाओ। अभिषेक, हाँ भाई, हम दोनों आ रहे हैं। मोहित, तुम दोनों चढ़ कैसे पाओगे? पहाड़ी पर कहीं नीचे इंतजार करो। अभिषेक, तुम रास्ता दिखा दो, हम चढ़ जाएंगे। मोहित, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ और आराम से, वरना फिसल जाओगे। तीनों किसी तरह मोहित की मदद से पहाड़ी पर चढ़ गए। वन राक्षस सो रहा था, पर अचानक उसके घर्राटों का शोर थम गया। मोहित, छुप जाओ, वो जागने वाला है। इधर आ जाओ, इस पत्थर के पीछे से नहीं देख पाएगा वो। वन राक्षस को इंसानी महक आ गई थी। मोहित, सुनो, एक तरीका है मेरे पास। मैं वन राक्षस का ध्यान अपनी तरफ लाऊंगा, तुम दोनों पीछे से उस पर हमला कर देना। अभिषेक, भाई खतरा है। मोहित, उस वन राक्षस से बड़ा और क्या खतरा हो सकता है? जान बचानी है तो चलो कोशिश करो। मोहित अचानक से पहाड़ी के कोने में जाकर राक्षस के सामने खड़ा हो गया। मोहित, ओ राक्षस, इधर देख जरा। वन राक्षस भागते हुए मोहित की तरफ झपटा। जैसे ही वन राक्षस मोहित के नजदीक जाकर उस पर झपटा, मोहित पहाड़ी के कोने में लटकी पेड़ों की बेल के सहारे कूदकर दूसरे पेड़ पर चला गया। भारी शरीर के साथ वन राक्षस हवा में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मोहित, अभिषेक राक्षस को धक्का दो। सोनू, राक्षस को धक्का दो। अभिषेक, भाग। सोनू,
राक्षस को धकेलना है तो अभी वो खुद को संभाल रहा है। अच्छा मौका है। अभिषेक सोनू ने एक साथ पूरे जोर के साथ अपना दम लगाकर राक्षस के ऊपर कूदकर धक्का दिया। राक्षस पहाड़ी से गिरते हुए 2 पेड़ों के बीच जाकर फंस गया। अगल बगल पहाड़ी के बने गड्ढे थे, जिसकी वजह से राक्षस हिल भी नहीं पा रहा था। वन राक्षस, हो आई मोहित, ये लो जादुई मिट्टी का कंजर वन राक्षस के माथे में मार दो, जाओ जल्दी करो। उन दोनों ने फकीर बाबा के बताए अनुसार उस राक्षस के माथे पर बने छेद पर पूरी तेजी से हमला किया। वन राक्षस पेड़ों के बीच अचेत हो गया। जोरदार बरसात शुरू हो गई। वन राक्षस के माथे पर गड़ा हुआ मिट्टी का हथियार वही धुल गया और वन राक्षस का अंत हुआ। इस तरह सोनू, अभिषेक और मोहित को मिली प्राकृतिक शक्तियों की बदौलत नागल गांव और जंगल की रक्षा हुई। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।